अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मैं हूं वकार अहमद। नाज़रीन, जो पिछला एक साल गुजरा है वो बड़ा ही तकलीफ दे गुजरा है। कोरोना के हवाले से हम बात करें, रोज़ाना जो स्टेटिस्टिक्स हमें मिलते हैं वो यकीनन हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक, और इसने हमारी नफसियाती सेहत पे बड़ा बुरा असर डाला है। लेकिन जो दर्द होता है, ये जो गम होता है, इसको इस हवाले से ज़रा पॉजिटिव लिया कीजिए कि ये हमारी लर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स, बहुत बड़ा। और अगर हम थोड़ी देर के लिए है ना दर्द के नतीजे में जो हम लर्न करते हैं या जो हमें जो भी लर्निंग होती है, अगर हम उसको बीच में से मिनहा कर दें और साइड पे कर दें तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता। तो दुनिया की तमाम स्पीशीज जो हैं वो यकीनन दर्द से अवॉइड करती हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव रहिए कि ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है। फैज साहब के चंद मिसरे कि ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है। यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। वाह 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 वाह। हमें सबसे पहले हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। जी 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 बिल्कुल, सबसे पहले चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान फलस्तीनियों की आवाज बन गया, पूरी कौम यकजुबां, कौमी असम्बली में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग, हुकूमत ने नाम ECL में डाल दिया। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। कोरोना केसेस में फिर इजाफे के बावजूद हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CSS के जरिए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाने वाली पहली हिंदू खातून डॉक्टर सना रामचंद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। कारवाने इल्म फाउंडेशन जरूरतमंद तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कोशा। प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। और गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 41 बहारें देख ली। हेडलाइंस आपने जानी, अब देखते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले आज बात करेंगे सियासत की, तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग हो गया। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट के दरमियान लफ्जी जंग के साथ साथ कानूनी महाज पर भी जंग शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाल दिया है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और गवर्नमेंट ने दरख्वास्त जो है वो मौक़िफ़ उसमें बिल्कुल शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला यक तरफा है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से ना कोई जवाब मांगा, ना कोई रिपोर्ट तलब की, इसलिए कानून की नज़र में यह फैसला बरकरार रखा नहीं जा सकता और शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म कल अदम करार दिया जाए। हुकूमती इक़दामात से लग रहा है गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ को किसी सूरत बैरून मुल्क जाने नहीं देना। मुस्लिम लीग नून हुकूमती इक़दामात को तौहीन अदालत करार दे रही है और इस बात पर डटी हुई है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद ना करने के खिलाफ 2 दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं, जिन पर आज समाअत हो रही है। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह की सैर कर रहे हैं इस वक्त? मॉर्निंग वॉक हो रही है। जबरदस्त। अली साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और आज उन पर समाअत भी हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट और FIA की दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो हुजूर वाला आपको और आपके नाज़रीन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। बहुत बहुत और
और इस इरादे के साथ कल जो जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुई है, अल्लाह ताला पाकिस्तान से वो काम ले फ़लस्तीनियों के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए जो अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लिया था। बहरहाल इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, होपफुली वहाँ भी अच्छी डेवलपमेंत होती है तुर्की में। देखें, आपने जो सवाल किया है शहबाज साहब का, अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ा ओहदा है और हुकूमत का कोई इरादा नहीं है किसी से ज़ातियात करने का, ना कोई हमें बड़ा शौक है मियाँ साहब को, शहबाज साहब को यहाँ पे रखने का। वज़ीर आज़म साहब का एक कैटेगोरिकल स्टैंड है करप्शन के खिलाफ, और उस सिलसिले में दो चीज़ें तीन ऐसी हैं जो मियाँ साहब के खिलाफ जाती हैं। देखिए, पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो शहबाज साहब उनके गारंटर बने और उन्होंने प्लेज दिया था अदालत को, उसमें ये था कि वो 40 दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो वो हेल्थ कंडीशंस पे अगर रहते हैं तो वो अदालत को अवॉइड किया जाएगा। जब मियाँ साहब ने ओवर स्टे किया तो कोई रिप्यूटेड या कोई क्रेडिबल तरीके से रिपोर्टें जमा नहीं हुई कि आप हर हफ्तावारी 15 दिन बाद रिपोर्ट जमा करते कि पिछले 15 दिन में ये ट्रीटमेंट हुई है, अब ये हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इट वाज सॉर्ट ऑफ एन आई वॉश। तो एक तो वो गारंटर हैं और जिसकी गारंटी दी बड़े मियाँ साहब की, वो खुद भी नहीं आए। तो जब वो नहीं आए तो गारंटर को इस तरह से छोड़ना, देखिए सियासी तौर पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अवाम सवाल करती है, अवाम नाराज होती है कि हमें तो जेलों में सड़ा दिया जाता है, हमें तो डाल देते हैं, बड़े लोगों को आप रोक नहीं सकते। तो एक तो हमारा जो पॉलिटिकल स्टैंड है करप्शन के खिलाफ कि दो नहीं एक पाकिस्तान, एक तो वो है। ठीक है। और नंबर 2, हमारी बात छोड़ें कि इमरान खान साहब, मैं या शेख रशीद साहब हम लोग क्या कहते हैं, या शहजाद अकबर, या इसको भी छोड़ें कि मियाँ साहब और नून लीग क्या कहती है। आप ये देखिए कि जिस अदालत में उनका केस है, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ्यूजिटिव नहीं है? क्या अदालत ने उनको ऑर्डर्स नहीं दिए नवाज शरीफ साहब को कि आप वापस आएं? अगर वो वापस नहीं आते तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या आप रिस्पॉन्सिबल है या मैं? नहीं, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो गारंटर है। अब अगर वो भी मुल्क से चला जाए, देखें अदालतों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अदालत कभी भी अपनी जुरिस्डिक्शन से किसी को बाहर नहीं जाने देती, लेकिन हेल्थ रीजंस पे मियाँ साहब को जाने दिया। तो दूसरी बात यह है। तीसरा, अब उन्होंने अगर कोई तौहीन अदालत की है तो मैं इन सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी है जो हर हाल में जुडिशरी के साथ खड़े रहे। और जब जुडिशल मूवमेंट थी तब भी मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब तब निकले जब उनकी पंजाब हुकूमत जो है वो खत्म की गई, और जरदारी साहब ने उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को तब बहाल किया जब उनके खिलाफ तहरीक चली। शहबाज शरीफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के हक में फैसला नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली होगी? देखें, मैं वही बात कर रहा था कि अदालतों का एहतराम हर हाल में महफूज खातिर रखा जाएगा। हमने कभी भी किसी अदालत की तौहीन नहीं की, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। हमने कभी अदालतों पर चढ़ाई नहीं की, हमने कभी किसी अदालत को चमक या कैंगरू कोर्ट नहीं कहा। हमने हर हुकूमत का जो है, हर बंदे ने अपना सर तस्लीम अदालतों के सामने खम किया है। लेकिन ये है कि अगर अदालत का कोई फैसला उससे हुकूमत मुतफिक नहीं है तो आप उस पर एक सुपीरियर अदालत में अपील का हक महफूज रखते हैं। इस सिलसिले में अगर किसी भी हाई कोर्ट का फैसला आप मुनासिब नहीं समझते, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अगर आपके खिलाफ एक फैसला आएगा, हुकूमत उसको मानेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जाएगी। ठीक है। ये बताइए अली भाई कि एक बार फिर गद्दारी के जो फतवों की गूंज रहनुमा जो हैं, जावेद लतीफ़ के मामले पर मरीम नवाज का बड़ा सख्त रवैया देखने में आया है और वो कहती हैं कि अगर इदारों की सरबुलंदी की बात करना गद्दारी है तो ये हम बार बार करेंगे। मुल्क की सियासत में ये कब तक गद्दारी के लेबल लगते रहेंगे? मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में बड़े लीडर्स को चाहिए कि अपने वर्कर्स को जो है उनको एडमॉनिश करें, उनकी सरजनिश करें, उनको कहें कि आप मुल्क से अदारे से बड़े नहीं हैं, ना कि उनको शह दी जाए। ये बड़ा जुल्म करते हैं कि पहले इनको शह देते हैं, उनको जब खड़ा करते हैं, उनसे जब ऐसी वैसी कोई बात करा देते हैं, फिर उसको छोड़ भी देते हैं। अब देखें कि निहाल हाशमी साहब के साथ क्या हुआ। तलाल चौधरी साहब एक यंग लीडर थे, उनको शह दी, उनको अदालतों के खिलाफ बयान उनके आए और वो फारिग हो गए, उनके साथ उनकी जमात क्या खड़ी हुई। मैं तमाम वर्कर्स को कहना चाहता हूँ कि आप किसी सियासी जमात में मुल्क के लिए हैं, किसी शख्सियत के लिए नहीं है। आप अपने इदारों, अपने मुल्क के खिलाफ बात ना करें। अब ये जो अभी बात की थी ये अपना इनके जावेद लतीफ़ साहब ने, क्या वो मुनासिब बात थी? क्या इस तरह की बात की जाए? अली साहब मैं पीडीएम पे थोड़ा सा आना चाहूँगा कि पीडीएम की बात करें तो शहबाज शरीफ पीडीएम को मुतहरक करने के लिए कोशां नजर आते हैं। कल उनकी वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से उनकी कॉल भी हुई, उन्होंने पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम रहनुमाओं से, तमाम रहनुमाओं से रब्ते भी किए हैं और रवां माह के इख्तिताम पर पीडीएम का इजलास भी तलब कर लिया है। तो एक तो यह है कि मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ। एक तो पीडीएम का दोबारा मुतहरक होना हुकूमत के लिए कितनी परेशानी होगी और कितनी चांसेस हैं पीपल्स पार्टी के दोबारा आने की, और इस पर आप क्या कहेंगे?
लेकिन हमने तो ये देखा है कि एक बार फौत होने के बाद बंदा फिर क़यामत के दिन ही खड़ा होता है। तो पीडीएम नामी जो मखलूक थी वो बरज़ाए इलाही फौत हो गई है, और जनाजा उसका जो था वो मौलाना साहब ने खुद पढ़ाया था और अकामत उसकी जरदारी साहब ने की थी। गोरकन भी जरदारी साहब ही थे। तो मैं नहीं समझता कि एक बार तजहीज़ तदफीन होने के बाद आप उनको खड़ा कर सकते हैं। मुर्दों को जिंदा करने का हुक्म इज़्न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था, किसी के पास नहीं है। तो ये जो पीडीएम का मुर्दा है ये फौत हो चुका है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी क्लिनिकल डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं वो मतलब वो जिंदा है। कई दफा हो जाता है। देखें, वेंटिलेटर पे आप जिंदा रख भी लें तो कितने दिन रख लेंगे ऐसे मुर्दे को जिससे सियासी सांस निकल चुकी है। मैं समझता हूँ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स फोकस ऑन द कमिंग टाइम। अभी आपके सिर्फ 2 साल रह गए नेक्स्ट इलेक्शन में। अपोजिशन को भी दावत है कि आए, लेजिस्लेशन करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और रिफॉर्म्स करें, लॉ मेकिंग करें, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो बेहतर हो और मुल्क आगे जाए। क्योंकि ये इस तरह की देंगा मुश्ती और इल्जाम दर इल्जाम से मुल्क आगे मुल्क वहीं पे खड़ा रह जाता है इस तरह की चीजों से। तो अपोजिशन आए, अपना प्रॉपर किरदार अदा करे। अली साहब, तमाम अखबारात का तकरीबन तमाम अखबारात में जो हेडलाइंस है वो पिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा की अगर हम उस हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, और इल्ज़ामात के बाद जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो गुलाम सरवर साहब ने तो तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। तो क्या हुकूमत रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए तैयार? देखिए, इनिशियल इंक्वायरी तो उसकी हो रही है और ये बड़ी एक अच्छी मिसाल जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने की है कि उन्होंने कोई वो कल्प्रिट नहीं है, कोई वो मुजरम नहीं है, उन पर सिर्फ सवाल उठा और उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई इस पे करप्शन पे और चीज़ों पे तो कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना किसी को स्पेस देते हैं। तो उन्होंने मुनासिब जाना जुल्फ़ी साहब ने कि जब तक वो क्लियर नहीं होते ही रिलिंक्विश द पोस्ट। बाकी जहाँ तक इन चीज़ का ताल्लुक है, हमारी अदालतें इंशाल्लाह से आज़ाद हैं। अगर एक सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया नवाज शरीफ साहब को, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमें क्वेश्चन मिलेगा किसी अदालत से। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है, इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है। इमरान खान साहब हर चीज़ कर सकते हैं, करप्शन को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आई है, इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को इस पर यकीन नहीं होगा तो हमने तो कोई चीज़ नहीं छुपानी। सर, थोड़ी सी फ़लस्तीन की बात करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकज़बान और कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई है। इतने अहम इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म की गैर हाज़िरी की क्या वजह है? अली साहब, मेरे ख्याल में अभी रब्ता नहीं है। फ़लस्तीन के हवाले से कल जो करारदाद पेश की गई और तुर्की के दौरे पे हैं हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद कुरैशी, और पाकिस्तान तुर्की अगर इन दो ममालिक को देखा जाए और तो ये बड़े मुतारिक नज़र आते हैं। और फिर यूरोप में जो इस वक्त आयरलैंड से लेके जर्मनी से लेके इंग्लैंड, मतलब मुख्तलिफ ममालिक में अवाम बाहर निकली हुई है, यानी अवाम फ़लस्तीन के हक़ में। अली साहब में दोबारा लाइन पे है, दोबारा अपना ये सवाल कर दीजिए। अली भाई, वो करारदाद के हवाले से हमने सवाल किया फ़लस्तीन के हवाले से, तो कि उसके अहम इजलास में क्यों नहीं थे वज़ीर-ए-आज़म? इमरान खान नहीं थे उसमें, क्यों थी? हालांकि हुकूमत बड़ी मुतारिक नजर आती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लीड ली है। पूरी इस्लामिक दुनिया से 3-4 लीडर्स ने बड़ी इस पे तबाना आवाज़ आई है। जिस तरह जो हमारा राब्ता जो है वो रियासत ने वो गलत अमल अपनाया, तो उसको भी इमरान खान साहब ने लीड किया। और अभी ये जो फ़लस्तीन है उसको भी इमरान खान साहब ने वो लीड कर रहे हैं और इसी वजह से शाह साहब को भेजा गया है। आज वो तुर्की में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जल्दी इस पे कौम से इंशाल्लाह खिताब करेंगे और जो भी मतमाइन नज़र उनका है, जो उनका स्टैंड है, वो सामने रखेंगे कौम के इंशाल्लाह। अली भाई, एक्चुअली सवाल तो ये था कि इमरान खान जो है वो, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल इतनी मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल हमारी प्रोग्राम में तमाम लोगों, तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर किया जाए। खान साहब नहीं थे, गैर हाजिरी थी कल असेंबली में। मतलब आप समझते नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद मौजूद होना चाहिए? बड़ा अहम था और उसमें कल का जो इजलास था बड़ा अहम था और मैं समझता हूँ कि कल एक बार फिर पाकिस्तान के सियासतदानों ने साबित किया कि अगर मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो या पाकिस्तान की दिफा का कोई इशू हो, उन चीज़ों पे फिर हम सियासतदान किसी सियासी जमात पे रुकन नहीं होते, हम एज़ पाकिस्तानी सोचते हैं। और कल एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द इस पर कौम से खिताब करेंगे। शाह साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, कल उन्होंने उस पर स्पीच भी की है और उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ फ़लस्तीनियों को कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है इंशाल्लाह और आखिर तक खड़ी रहेगी जब तक ये
ये जुल्म जो है वो बंद नहीं होता, जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होती और जब तक इसराइल एज ए मजबूत जो है फ़लस्तीन को एज ए मजबूत रियासत जो है दुनिया रिकगनाइज नहीं करती और इसराइल अपने जुल्म से बाज नहीं आता। क्योंकि इसराइल जो कर रहा है, कल मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात की है, वेस्ट से मैंने एड्रेस किया है कि रब्ता हमारा मदली साहब से मुनक़ता हो गया है। जी आवाज़ आ रही है। मैं यही कह रहा था कि कल मैंने स्पीच में ये बात की है कि इसराइल की फौजियों से और इसराइल के रियासती इदारों से मैंने एड्रेस किया है कल अपनी स्पीच में। अंग्रेजी में बात इसलिए की कि उन लोगों को समझ आ जाए। उनको मैंने ये बात की है कि आपके मुल्क का आइन जो है वो तौरात है। तौरात तो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी की मजहबी मकामात पे अटैक करें या लोगों को मारें। बिल्कुल अपने आइन के खिलाफ गए हैं आप लोग। इसराइली फौज अपने आइन के खिलाफ गई है। जी बिल्कुल ऐसे वॉर क्राइम है। अली साहब, आपका जो सुबह कितने चक्कर लगाते हैं आप पार्क के, और अब कितना हो चुकी है आपकी मॉर्निंग वॉक और कितनी रह गई है? यार कम से कम घंटा होना चाहिए। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉक अगर आप करते हैं साथ दरूद शरीफ पढ़ें, यकीन करें बहुत से मसाइल अल्लाह हल करता है और आपका ज़हन क्लियर होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे कोविड की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जो है वो जारी है। ईद के लॉकडाउन के बाद 3 रोज तक कमी के बाद कोरोना केसेस में दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है और यौमिया केसेस एक बार फिर से 3000 की सतह अबूर कर गई हैं। NCOC ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है। मुल्क भर में बाजार और दुकानें जो है वो दोबारा से खुल गई हैं और कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। पंजाब में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ बहाल कर दी गई है। जबकि लाहौर के सियाहती मकामात 23 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना से बचाव के लिए 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। 30 से जायद उम्र के अफराद जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीन को कोरोना की जो शिद्दत है, कम से कम वो वैक्सीन उसकी शिद्दत को कम करती है और ज़िंदगी ज़ाया होने से बचाती है। कोरोना की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी खान साहब। डॉक्टर साहब, ईद के लॉकडाउन के दौरान कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं कोरोना के हवाले से, उनमें नुमाया कमी देखने में आई थी। ताहम 3 दिन जो पिछले 3 दिन गुजरे हैं, इसमें दोबारा से अभी इजाफा उसमें देखने में आ रहा है। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफे की क्या वजूहात हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात यह है कि जो लॉकडाउन वगैरह जो भी किया जाता है उसका इम्पैक्ट जो है ना, और ईद के दिनों में जो लॉकडाउन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती है उसका इम्पैक्ट आपको हफ्ते 10 दिन के बाद नजर आता है। तो वो जो है ना, एक हफ्ते बाद जैसे आज से शुरू हुआ है और अगले 3-4 दिनों में और ये आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो आपको हमेशा ये लॉकडाउन जो है ना इसको एक्सटेंड करना होता है, कोई 2 हफ्ते के लिए बनाना होता है। तो हमने मेरे अपने ख्याल में मेरी ज़ाती राय है और मेरे ख्याल में मेडिकल वाले ज़्यादा भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमको 1 हफ्ता मजीद लॉकडाउन करना चाहिए था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोलना चाहिए था। लेकिन बाज़ारों को 8 बजे तक खोलने की अभी कोई तुक नहीं बनती थी, क्योंकि उसको 6 बजे तक रहते 6 बजे तक, और मेरे ख्याल में तो अब दुनिया भर में 6 बजे तक खुलता है, तो अब इसको नॉर्म बना लेना चाहिए। हमको भी वैसे ही हमारे पास बिजली कम है तो वो अब लोग आदी भी हो गए हैं, तो इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। हम सुबह 6 बजे से 6 बजे तक टाइम है, लेकिन खोलते हैं हम 12 बजे ही है। उसमें खोलने में हमने अपना टाइम को नहीं बढ़ाया, लेकिन हम शोर मचाते हैं कि जी इसको जो है ना बंद देर से करें। तो ये हमको रवैयों में तब्दीली लानी होगी, इसके बगैर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे जितना सब डाउन नहीं करेंगे। हुकूमत का दावा है कि हालिया लॉकडाउन से केसेस में कमी आई है, लेकिन नाकदीन का कहना है कि ईद के 2 दिनों में कोरोना टेस्ट कम हुए थे, जिसकी वजह से मस्बत केसेस में कमी आई। और ये भी हो सकता है कि ईद के दौरान अगर कोई बीमार था भी तो थोड़ा सा हेजिटेट उसने किया, यानी वो टेस्ट करवाने में, छुट्टियां भी थी। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? यानी वो नंबर ऑफ टेस्ट भी तो हो सकता है ना कि कम हुए हों या लोगों ने करवाई कम हो। नंबर ऑफ टेस्ट कम होने में जो है ना, देखें उस पर पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है, क्योंकि जो है ना वही कराता है जिसको कोई तकलीफ होती है। ठीक है ना। अच्छा, अभी अगर मैं कराची को इवेल्युएट करूँ तो कराची के नंबर टेस्ट हुए तो कराची के नंबर्स बढ़े हैं। वो इसीलिए कि जिसको सिम्टम्स होंगे या उसके घर में किसी को हुआ तो उसने कहा मैं भी करा लूँ। तो आम आदमी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस तरीके से नहीं होती
क्योंकि आपका स्टाफ कम होता है, आपके टाइमिंग्स कम होते हैं। तो इस वजह से जब टेस्ट बढ़ेंगे तो आपको सही रियल पिक्चर नजर आएगी कि ये जो पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है ये इस वजह से है कि हमने टेस्ट कम किए और उन्हीं लोगों ने टेस्ट कराए जिनको कोई सिम्टम था या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी। जब ये इसीलिए टास्क फोर्स की मीटिंग मंडे को जो हुई थी हमारी असल में, उसमें यही हुआ था कि जो अभी जो नेशनल कंसेंसस है कि जी उस पर अमल करेंगे, लेकिन टेस्ट को वहाँ पर एम्फसाइज किया गया कि टेस्ट को बढ़ाएं और हम थर्सडे के दिन रिव्यू करेंगे टेस्ट बढ़ाने से क्या ये डाइल्यूशन इफेक्ट आया और ये सही पॉजिटिविटी का नजर आया। अगर उसके बावजूद भी ज़्यादा है तो फिर कुछ सख्त फैसले करने होंगे हुकूमत को, क्योंकि अगर हम लोग बिहेव नहीं करेंगे तो हुकूमत मजबूर होगी कि हुकूमत कोई सख्त फैसले करे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि नॉर्मल अगर देखें पब्लिक में हम बहुत सारे जानने वालों को मतलब गाँव से है, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर जो आपको फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि ये जो 2 दिन के बीच में छुट्टी होती है या दुकानें बंद करने से या शाम को 6 बजे दुकानें बंद करने से इससे क्या होगा? क्यों क्या कोरोना छुट्टी कर जाता है, कोरोना आता नहीं है? मेरा मतलब है कि एक साइंसी तर्ज फ़िक्र को आम आवाम तक पहुंचाना कि ये जो 2 दिन का बीच में गैप आता है या 6 बजे दुकानें बंद करवाई जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इम्कानात जो हैं उसको कम से कम किया जाए। आम आदमी को ये उसको अवेयरनेस देने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि, क्योंकि जब वो अवेयर होगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो शायद खुद ही 6 बजे दुकान बंद करके चला जाए। देखिए बात ये है कि हमको जो जमघटा जो है ना जी, जमघटा रश जो है ना वो बाजारों में बढ़ता है। आपने देखा ईद के दिनों में भी जो है ना लोगों ने परवाह नहीं की, SOPs को कोई फॉलो नहीं करता, ना दुकानदार करता है ना वो करते हैं, तो एकदम रश होता था। अब और रमज़ान के अंदर 6 बजे तक करना इसलिए भी था कि लोग रमज़ान के लोग जो है ना 6 बजे के बाद लोग रोज़ा खोलने के बाद निकलते हैं और रातों को देर तक भी जो है ना, और इसमें से 50% लोग जो होते हैं ना वो तमाशाई होते हैं जी। वो कहते हैं कि हम जो है ना विंडो शॉपिंग करेंगे, ज़रा चक्कर लगाते हैं जी, थोड़ा सा कि गहमी देखें। बिल्कुल। और इसी तरह सैटरडे संडे जो होता है जब छुट्टी होती है ना तो हर एक जो है ना आपकी अगर स्टैटिस्टिक्स देखें मार्केट्स के ऊपर आपकी जो सेल जो है ना वो सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के ऑफिस से छुट्टी होती है, सब लोग ज़्यादा जमा होते हैं, रश ज़्यादा बढ़ता है। जब रश बढ़ेगा लोगों को कांटेक्ट ज़्यादा होगा, जो डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का ज़्यादा होता है। तो आप ये भी जो भी फैसले किए जाते हैं इसी वजह से किए जाते हैं कि इसकी वजह से, और इसने प्रूफ किया है पहले जैसे पहली वेव में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, हमने विद इन मंथ्स हमने बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर लिए थे, और फिर उसके बाद हमने गलती ये की कि हमने एकदम तमाम चीजें खोल दी। ये खोलनी चाहिए आहिस्ता 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 आहिस्ता। सर, वैक्सीनेशन के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि साल के एंड पे 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है वो लग जाएगी, आप क्या कहते हैं? देखें, अगर जिस तरीके से तैयारी है और अभी है कि हर एक को गवर्नमेंट के सेटअप्स भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी गवर्नमेंट ने कह दिया है और सब जगह सेंटर्स खुले जा रहे हैं, आप वो पॉसिबल, देखिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आज हम डिसाइड कर लें ना कि हमने ये करना है, हम 24 घंटे लगा के ये कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये है कि हमने डिसीजन लेना है और ये डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर भी कि सप्लाई के ऊपर भी, ठीक है ना। इस पर दुनिया में वो सप्लाई आपके पास होगी तो आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। दूसरा, लोग जो है ना लोगों से वो लगवाएं। देखिए सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं खुदारा उसके ऊपर यकीन न करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारे मुगालते, बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे डेफिनेटली बहुत सारी इस तरह की चीजें वायरल हो जाती हैं। मैं ओवरऑल तो ये समझ सकता हूँ कि पाकिस्तानी जो है उनके रवैये बहुत जिम्मेदाराना है। पिछले साल हमने कोविड को इस तरीके से फैलने नहीं दिया, इस साल भी मैं तो यही करता हूँ। और किसी तरह की जो आपकी गफलत है वो बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन सकती है। फॉलो करें। यहाँ हमने लेनी है एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। आज एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पर बात करनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि मियाँ बीवी हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं और मियाँ जो है या मियाँ बीवी दोनों वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है उसको मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं उसके कंटेंट से कतन दूर दूर का वास्ता नहीं है।
वो उनको एक साइंटिफिक तौर पे लेता है और उस तरह की वो एनालिसिस करता है, साइंटिफिक एनालिसिस करता है और उनको कुछ टिप्स देता है, और वो टिप्स जो हैं वो इतनी मौसर साबित होती हैं कि वो मियाँ बीवी जो है वो आपस में झगड़ना जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उनकी रूटीन में से वो झगड़ा निकल जाता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट के पास जो हम जाने में एक हेजिटेशन फील करते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? ये हमारे साथ आयशा तारिक साहबा हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा साहबा, क्यों हमने साइकोलॉजिस्ट को, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता भी है तो बाकी जो सोसाइटी है वो उसको किसी और तरह से देखना शुरू कर देती है, तो इन चीज़ों से कैसे निकला जाए? बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो मेंटल हेल्थ को जो है एज अ टैबू टॉपिक ही लिया जाता है और स्टिग्मेटाइजेशन ही का सामना करना पड़ता है इससे। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज के एक तो अवेयरनेस हम लोगों ने स्प्रेड करनी है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ये मेडिकल इश्यूज हैं। दैट इज द नंबर वन थिंग दैट पीपल हैव टू कीप इन माइंड के मेडिकल इश्यूज हैं, दीज आर समथिंग जो कि इंसान के साथ होते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि जो इंसान अपने आप पर खुद लागू करता है या जानबूझ के वो करता होता है। वो थिंकिंग एक जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब जैसे जो है मैं मोस्टली बच्चों के साथ काम करती हूँ, हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो डिसऑर्डर्स जो कि बच्चे को बाय बर्थ होते हैं, पैदाइश से होते हैं, जिनको हम लोग कहते होते हैं, जिनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई भी और ऑटिज्म जैसे हो गए, ADHD हो। साइकोलॉजिस्ट के पास आना जो है एक हम लोग जो है इन डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस करते होते हैं और मैनेजमेंट में फिर हेल्प करते होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पागल है या कोई भी इंसान पागल है या बहुत बुरा है, अपने चीज़ें संभाल नहीं सकता। दे जस्ट नीड हेल्प टू मैनेज देयर लाइफ। जैसे कि अगर आपकी टांग टूटती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर अ कास्ट आपकी टांग पे लगता है, तब तक जो है आपने क्रचेस पहन के चलना होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है इज काइंड ऑफ लाइक द क्रचेस, कि हम लोग जो है जिंदगी में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। आयशा साहब, ये भी देखिए ना कि अगर आपको सर दर्द होता है या आपको बुखार होता है या कोई भी इस तरह के जिसको बॉडी रिलेटेड कोई इस तरह के सिम्टम्स, यानी आपको कोई डिसऑर्डर यानी कोई बीमारी होती है, तो इस सिलसिले में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कतन इस तरह की कोई फील नहीं हो रहा होता कि उसमें कोई यानी प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा होता, बाकी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा होता, और माइंड एंड बॉडी में यानी माइंड जो है जो कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, उसके डिसऑर्डर की सूरत में एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। बिल्कुल। अब इसमें जो है सोसाइटी में जो है एक परफेक्शनिस्ट इमेज जो है क्रिएट करनी होती है सबके सामने। सो मेंटल हेल्थ को जो है एक बहुत ही डैमेजिंग जो है हम लोगों ने सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी बनाया हुआ है कि इंसान को फिट होना चाहिए, अपने मसले खुद सॉल्व करने चाहिए। जनरली जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है और वो मैनुअल हम पढ़ते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इस किसी गैजेट का या किसी भी चीज़ का। बच्चा जो है इस मालूम कायनात की सबसे पेचीदा तरीन मशीन है, और ये पेचीदा तरीन मशीन के हवाले से हम कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि इसका कोई मैनुअल भी होगा, इसका कोई पेरेंटिंग स्किल्स भी होंगी। मतलब मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात, किसी आम एक फैमिली की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई पेरेंटिंग के हवाले से कोर्स नज़र नहीं आते, किसी तरह का कोई यानी इस हवाले से कोई तालीम दी जाए या पेरेंट्स की इस हवाले से कोई इंटरेस्ट लें शादी से पहले या शादी के बाद। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि ये बहुत कमी है हमारी सोसाइटी? बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग एज वेल, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है दैट्स यूनिवर्सल, और जो ऐसी चीज़ है जो कि जनरेशन से चलती हुई आ रही है, इसलिए लोगों को लगता है कि दे डोंट नीड हेल्प इन दैट, या फिर बच्चों के हवाले से उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके बच्चे हैं, दे नो बेस्ट कि उन्होंने किस तरह उनको रेस करना है और उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें कैसे उन्होंने उनको लेकर चलना है। बट द फैक्ट इज़ कि बच्चों को कैसे आप लोगों ने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, उनको चीज़ें सिखानी है, दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत एसेंशियल होता है और वो जो कि बहुत ओवरलुक भी हो जाता है।
और आजकल जो है हमारी सोसाइटी में भी अब चीज़ें चेंज होने को आ रही हैं कि अब हम लोग जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च ने ये चीज़ बताई है कि मारना, चीखना, डांटना जो है बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं होता और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं नफ्सियात के बजाय इसके कि उनको प्यार से डील करें। आप प्यार से डील करते हैं, समझा के डील करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। लेकिन आयशा साहब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जो देखने में पिछले दिनों आ रहा है नजर, कि वो एक जो रद्द अमल था, मतलब ये जिसके आप जिक्र कर रही हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह हेलीकॉप्टर किस्म की पेरेंटिंग है, इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि बच्चे बाकायदा यानी उसका डिसिप्लिन नहीं रहे, यानी जिसको पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं उससे अवेयर ना होने की वजह से मतलब वो बिल्कुल ही कुछ और तरह की सिचुएशन आ गई है कि यानी बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं रहे इस हद तक, यानी वो क्या कहते हैं लाड प्यार, तो मतलब कहीं बैलेंस वो अगेन फिर पेरेंटिंग कोर्स की जरूरत होगी, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए कोर्स की तो नहीं, बैलेंस की जरूरत है। लाइक एवरीथिंग इन लाइफ बैलेंस की जो है शदीद जरूरत है। सॉफ्ट होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो हैं जो अगर वो गलतियां भी कर रहे हैं तो आप लेट गो कर दें उसको, अगर वो गुस्सा तो कर दें। बात सिर्फ इतनी है कि अगर गुस्से को आप गुस्से के साथ डील करेंगे तो वी आर बैक रूट वन के कोई उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई हम लोग चीज़ इंप्रूव नहीं कर रहे होंगे। बट अगर उसी सिचुएशन को आप आराम से समझदारी से ट्रीट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हमारा ऑफिस में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम लोग क्या उनको मारने लग जाते हैं या हम लोग उनको डांटने लग जाते हैं? नहीं, हम लोग उनको आराम से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं और उनको समझाते हैं कि किस तरह जो है हम लोगों को एक चीज़ चाहिए, सेट तरीका क्या है चीज़ों का और किस तरह उन्होंने डिलीवर करना है, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, बजाय इसके कि हम लोग चीखने नहीं लग जाते, हम लोग मारने नहीं लग जाते किसी को। द सेम नीड्स टू बी अडॉप्टेड टू होम लाइफ एज वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आयशा साहबा। नाजरीन बात ये है, तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम इनको कंसिडर करेंगे तो बच्चे की बेहतर परवरिश होगी, उसकी कॉग्निटिव यानी उसकी अकली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेगा और जो मसाइल हम फेस करते रहे, हमारे वालिदैन फेस करते रहे, हमारी सोसाइटी फेस करती रही है, उनसे वो निकल आएंगे। बेहतर बिहेवियर, बेहतर रवैया जो है वो बेहतर माशरा जो है वो तश्कील पाएगा उससे। देखते रहिए माइंड मैच। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तानी झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग की निशानदेही करने वाली बरादरी पाकिस्तान की शान है और मुल्की तरक्की में इसका एक बहुत बड़ा और अहम किरदार है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िला शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सना रामचंद से, जो CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाने वाली पहली हिंदू खातून है। डॉक्टर सना रामचंद इब्तदाई तालीम उन्होंने आबाई इलाका, उनका जो आबाई इलाका है वहाँ से हासिल की है। इंटर में अच्छे नंबर आने के बाद सिंध के चांडिका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और हाउस जॉब सिविल अस्पताल कराची में की। उन्होंने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट से यूरोलॉजी में FCPS किया। वो डॉक्टर बनने के साथ वो पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। तो ये डॉक्टर सना रामचंद से जानेंगे कि मसीहाई से सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के पीछे मोटिवेशन क्या थी। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? ठीक है। मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है कि आपका एक ताल्लुक तो शिकारपुर से है, आपने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की? जी, आपने सिंध के चांडिका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और कराची में हाउस जॉब की, फिर कुछ अर्सा तक ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सर्जन डॉक्टर बन गई, मगर अब असिस्टेंट कमिश्नर। तो मसीहाई के शोबे से सिविल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ आने की मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि मैं पूरी सर्जन बन नहीं गई हूँ, अभी बनने वाली थी। मेरी हाफ ट्रेनिंग अभी रहती है पूरी। आप अपना लैपटॉप थोड़ा सा एक तो दूर कर लें और थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सा ऊपर की जानिब। जी अभी ठीक है? थोड़ा सा दूर कर लीजिए, थोड़ा सा और पीछे कर लें, थोड़ा सा ना टिल्ट अप कर लें उसको स्क्रीन। जी डॉक्टर सना, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। आपके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत लगन चाहिए होती है और आपने जिस तरह से CSS का ये एग्ज़ाम क्लियर किया, भाई बहुत मुश्किल होता है। वकार साहब, मेरे वालिद साहब का ये था हमेशा से कि मैं CSS करूं, लेकिन वो इंटरेस्ट की बात होती है और फिर मेहनत। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये एक तो हिंदू बरादरी के लिए यकीनन बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। वैसे हमारा एक तो आप कुछ करेक्शन कर रही थी कि सर्जन के हवाले से, कि आप कुछ कह रही थी इस हवाले से, हमारी कुछ करेक्शन कर रही थी हमारा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं आप कह रहे थे मैं सर्जन बन गई हूँ, तो अभी मैं बनी नहीं हूँ, अभी टाइम है, तो 2 साल रहे। बिसाइड्स आपका सवाल था कि आई वाज टू सीएसएस जी फ्रॉम मेडिकल, तो इसका ये सिंपल एक जवाब ये मैं देना चाहूंगी कि देखिए, अगर मैं एक डॉक्टर थी तो सिर्फ मैं महदूद थी कि मैं एक मरीज को ट्रीट करूं, मुझे नहीं कोई कंसर्न, मतलब मैं कुछ चाहूं भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने चाणका मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है, फिर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इंटीरियर सिंध के शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया था, तो वहां पे मैंने जो हालात देखे थे, तो आई वाज लाइक, मुझे लगता था कि मैं एज अ डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रही, यहाँ पे हालात के बहुत ज्यादा खराब है, तो ये एक वन ऑफ द मोटिवेशन थी कि मुझे सिविल सर्विस में स्विच करना। बिल्कुल, मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सना, जिस तरह से आपने बताया। मैं जानना चाहूंगी कि सीएसएस की जो तैयारी है, क्योंकि प्रिपरेशन के बारे में कहा जाता है कि इट्स वन हेल ऑफ अ टास्क, कितना मुश्किल था इसकी तैयारी करना, कितना टाइम लगा, और अपने असातिज़ा के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए, मुझे इतना चैलेंजिंग बिल्कुल है मेरे हिसाब से, लेकिन हमने जितनी सीएसएस के लिए इतनी ज्यादा हाइप बनाई हुई है कि 4 साल लगेंगे जी, 5 साल लगेंगे, और जी लाहौर जाना पड़ेगा, फिर ऐसा मुझे कुछ उसकी मतलब फेस करना पड़ा नहीं, मैं आराम से स्मूथली पढ़ती थी, मुझे बहुत कम जगहों पे ऐसी जगह लगती थी कि यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही, मैं कर लेती थी। ठीक है, और मैंने अपनी ये बताइएगा कि आप की कामयाबी के हवाले से एक तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं, वालिदैन को अपनी बेटियों के हवाले से जो तालीम है उसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगी कि कितना ज़रूरी है अपनी बेटियों को एजुकेट करना, उनको बेसिक तालीम जो है वो दिलवाना? देखिए, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ जेंडर इक्वालिटी की, मैं तो मुझे फील भी नहीं होता कि ये जेंडर जो एक है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना है, ये तो मुझे इंतहाई कोई फजूल कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसी कोई है बात नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम बेटियों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा आपको अचीव करके देती हैं, या वो ज्यादा पढ़ाई में मेहनत लगा के, तो देखिए दोनों चीजें हैं, दोनों जेंडर्स हैं, हमने दोनों को साथ साथ लेके चलना है, दोनों में से कोई कम नहीं है। जबरदस्त बात की है सना ने, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, और हमारा मोटिव भी यही है, हम तो जेंडर इक्वालिटी को ही प्रमोट करते हैं। सना, मुझे ये बताइएगा कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने की वजह से क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, कोई हर्डल्स थी जो रास्ते में आई? नहीं, मुझे एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता था कि मैं जो है वो एक अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखती हूँ या मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुझे ऐसा फील होता नहीं था, ना स्कूल में ना यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ सकती है। जब मैं थर गया और वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे हम गए, और जो हिंदू बरादरी, एक तो उन्होंने जो मेज़बानी की हिंदू बरादरी ने और जितनी मोहब्बत दी, एक तो उसके डेफिनेटली मैं तो मकरूज़ हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जो एक रिलीजियस हार्मनी है और जिस तरह लोग आपस में मिल बैठ के रहते हैं, और बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि पूरे दुनिया में थर को प्रमोट करना चाहिए कि किसी ने भी रिलीजियस हार्मनी या मजहबी रवादारी देखनी है तो वो थर और सिंध में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आपको मुबारकबाद देते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। ताकत के नशे में चूर इसराइली फ़ौजों ने हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदानों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 35 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिससे शुहदा की तादाद 218 तक पहुँच गई है, जबकि 5,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में हर तरफ इमारतें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, हस्पतालों में जो तिबी सहूलियात है उसका फुकदान है, शुहदा की तदफीन में मुश्किलात का सामना है, बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है, बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेस के दफातर ज़मीन पोस हो चुके हैं, और इंसानी बहरान जन्म लेने लगा है। लेकिन इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी की ज़ुबानों को ताले लग गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय हुक्मरान इसराइल की पुश्त पनाही कर रहे हैं।
जबकि उसके बरक्स हमने देखा है कल की जो अवाम है वो बाहर निकली हुई है। यूरोप में बहुत सारी जगहों पर हमें एहतजाज नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब हुक्मरान सिर्फ ज़ुबानी तनकीद से काम चला रहे हैं। यही वजह है कि सिक्योरिटी काउंसिल और OIC की मजम्मतों और मुतालबों के बावजूद इसराइली जाहिरियत जो है वो जारी है। इस मौका पर जहाँ फ़लस्तीनी बेजारों मददगार हैं, पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर कौमी और सियासी क़यादत यकजुबां है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान फ़लस्तीन के मामले पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई है, जबकि आइंदा जुमा को सरकारी सतह पर यौम एहतजाज मनाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ वो पुरजोर तरीके से फ़लस्तीन का मामला उठाएंगे। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन चुका है, काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहा है और हर फोरम पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई है। ये बताइए कि ये करारदाद आलमी सतह पर कितनी मौसर साबित होगी अगर हम उसको यानी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कितनी मौसर जी कि ऑब्वियसली जब कौमी असम्बली में एक मुत्तफ़िका करारदाद आती है तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखता है। ठीक है। क्योंकि अगर ओवरऑल आप देखें कि क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। OIC ने भी एक करारदाद पास की, 57 ममालिक थे। UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास हुआ, दो के मुश्तरका बयान सामने नहीं आया, लेकिन इन तमाम मुतालबात के बावजूद, इजराइल के खिलाफ के इजराइल से मुतालबे के बावजूद कि वो ये जाहिरियत अपनी ख़त्म करें, लेकिन ऐसा होता अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो अभी कोई सीज़ फायर करने के मूड में नहीं है जब तक वो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं कर लेते। तो सिर्फ पाकिस्तान की करारदाद से मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ने वाला है। ये असर तभी पड़ेगा जब खास करके मगरिब के अंदर, अमेरिका के अंदर जो उनके हुक्मरान हैं उनके ज़मीर जागेंगे। कल तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के हाथों में फ़लस्तीनियों का खून है, क्योंकि बग़ैर अमेरिकी हिमायत के इजराइल ये कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक ये जो मगरबी ममालिक हैं इनके ज़मीर नहीं जागेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारी एक आध करारदाद से या इवन OIC की करारदाद से को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। कामरान यूसुफ साहब, आपने कहा है कि जब तक ये मगरबी ज़मीर नहीं जागेगी, लेकिन मगरब में हम देख रहे हैं कि बाकायदा अवाम जो है वो बाहर निकले हुए हैं, आयरलैंड से लेके जर्मनी, बरतानिया, मुख्तलिफ जगहों पे। इसका क्या असरात होंगे? क्या इससे प्रेशर पड़ेगा मगरब में, यानी राष्ट्रीय सतह पर अवाम के जो एहतजाज के लिए निकले हुए हैं? देखिए, मैंने ये कहा ना कि जो मगरबी हुक्मरान उनके ज़मीर जब जागेंगे तो तब बिल्कुल आएगी। जो अवाम है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ी एक आप कह लें कि आयरनी है कि वहाँ पर मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हो रहे। इवन 2 दिन पहले लंदन में 1 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पर बाहर निकले। अमेरिका में भी इसी तरह मुजाहरे हो रहे हैं, इटली में मुजाहरे हो रहे हैं। तो जो वहाँ की अवाम है और जो उनके हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसीज़ में तज़ाद है, और यही हमें मेरे ख्याल में चंद ममालिक को छोड़े मुस्लिम दुनिया में भी कुछ ऐसे ही नज़र आता है कि खास करके अरब ममालिक में भी देखें तो शायद जिस तरह की जो हिमायत है या जिस तरह की सपोर्ट फ़लस्तीनियों को मिलनी चाहिए थी, जो अवाम वहाँ के इवन चाहते हैं, वो हिमायत मिल नहीं रही। ये बिल्कुल बात ज़रूर है कि अगर इसी तरह के मगरब के अंदर मुजाहरे होते रहेंगे और उनके ऊपर ज़ाहिर है कि वो जमहूरी मुल्क है बज़ाहिर, तो दबाव तो ज़रूर पड़ता है। अगर आप देखें तो कल ये खबर आई थी कि जो बाइडन ने या उनकी इंतज़ामिया ने मज़ीद जो प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स हैं उनको बेचने का फैसला किया है इसराइल को, तो अमेरिका के अंदर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा मौका है कि आप इस मौके पर बजाय इसके कि आप
सीज फायर करवाएं, मामलात को ठीक करवाएं, मजीद आप उस तरफ जा रहे हैं। करोड़ डॉलर के जो है वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली जारियत पर तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है और आज यूरोपीय यूनियन का इजलास भी हो रहा है। आलमी बरादरी की जो ज़बानी तनकीद है इसराइल के जंगी जराइम को किस हद तक रोक पाएगी? मैं ये सवाल इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि पिछले 50-60 साल को अगर हम देखें या 70-80 साल को देखें तो अगर आलमी ज़मीर को या उस हवाले से देखें तो मतलब ये आवाज़ें उठती रही हैं, करारदादें भी इसी तरीके से इसराइल के खिलाफ पेश होती रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात, ये उसी की कंटिन्यूटी यानी वही प्रोसेस है या वाकई इसराइली जारियत जो है वो किसी मेरी कोई अमली तौर पर वाकई रुकने में आ सकती है? ये देखिए अगेन ये बहुत मेरे ख्याल में इसका जवाब देना मुश्किल इसलिए है कि अगेन सारी बात आ जाती है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली सेशन की आपने बात की, बिल्कुल उसका इजलास जुमेरात के रोज हो रहा है, लेकिन ये बात याद रखें कि जो फैसला साज इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का वो तो सलामती काउंसिल है कि अगर जो भी जंगी जराइम है या इसराइल को अकाउंटेबल ठहराना है तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। अभी हालत ये है कि अमेरिका जो है एक स्टेटमेंट जो होती है मेयर स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ मजम्मत की जाए उसको वो वीटो कर रहा है। पहले तो वो इजलास नहीं होने दे रहे थे, अगर इजलास हुआ तो उसमें एक कंसेंसस स्टेटमेंट उन्होंने नहीं आने दी। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी अदालत में जंगी जराइम के हवाले से कोई इकदाम करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल में किरदार जो है वो अमरीका का ही है। अगर अमरीका जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझता है, अगर वो मयार जो उसने दूसरे ममालिक के लिए अगर पाकिस्तान में या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो वो इतना शोर मचाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर वही पैमाना वो इजराइल के ऊपर लागू करें तो शायद हालात बहुत बदल जाएं। लेकिन एक इसके अंदर चीज जरूर मौजूद है कि अब जो इजराइल जो है ना बड़ी खूबसूरती के साथ उसका ज़ाहिर है कि मीडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है, जो वो अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करता था, ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये पर्दा तो पहले भी उनका चाक हो चुका था, तो वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि इवन मेरे ख्याल में बहुत से जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो ज़ाहिर है कि हर सोसाइटी में तमाम लोग बुरे नहीं होते, तो ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग जिनके मैंने ट्वीट्स देखे, इवन इजराइल के अंदर जो लोग रहने वाले हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं इजराइल की इस पॉलिसी को। तो शायद इसके अंदर ये एक सिल्वर लाइनिंग है कि जितना ये अपनी जारियत जारी रख रहे हैं तो वो उतना एक्सपोज हो रहे हैं, तो इवेंचुअली जो है वो शायद उनके ऊपर दबाव बढ़ाए और फलस्तीनियों को शायद उससे कोई रिलीफ मिल सके। मेरे ख्याल मतलब ये है कि हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे अमेरिका आप इस नज़र से देखते हैं कि वो बिल्कुल एक अकेला खड़ा हुआ है, मतलब जिस तरह चीन ने उस पर तनकीद की है और बाकी ममालिक उस पर तनकीद कर रहे हैं, मतलब ये इसराइल पे जो उनका मौक़िफ़ है अमेरिका का, और जिस तरह आपने बजा फरमाया है कि वो एक्सपोज भी हुए हैं। तो अगर आप पिछले 70-80 साल को देखें तो क्या आप ये देखते हैं कि अमेरिका बहुत इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए और उसकी इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी को मद्देनज़र रखते हुए तो क्या इस हद तक बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ था? नहीं, देखिए पहले भी बिल्कुल एक्सपोज होता रहा है, क्योंकि हमारी असल में मेमोरी कम होती है ना। क्योंकि 2014 में इससे पहले भी इसी तरह की जारियत वो तो बल्कि 2 महीने जारी रही। अब ये जो सिलसिला ये कितना अर्सा जारी रहता है इसका नहीं पता, और उससे पहले भी ऑफ एंड ऑन इस तरह की चीजें चलती रही। तो इजराइल जो है बगैर अमेरिका के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में वो सालाना उनको कोई $4 बिलियन की इमदाद भी देता है अमेरिका इजराइल को। तो ये बात याद रखें कि सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो इजराइल की अमेरिका ही है। और अगर ये कहा जाए कि सम टाइम ये भी होता है कि जो एक आध स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ जाती है कि जी वो फलस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो एक टोपी ड्रामा होता है। बाकी इनकी टेसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है हम बयानबाजी करेंगे, लेकिन आपने जो कार्रवाई करनी है वो करते रहें। एक तो जी अच्छा, एक तो आपने कहा कि वो $4 बिलियन यानी सबसे बड़ी जो सपोर्ट है उसको अमेरिका से हासिल है। एक सपोर्ट जो है वो खामोशी भी होती है, मतलब अगर आप खामोश रहते हैं किसी भी जुल्म पे तो वो भी एक सपोर्ट की ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है वो ये है कि मगरिब के अंदर तो आपको बहुत बड़े बड़े एहतजाज और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हालांकि कोविड की पाबंदियां भी कोरोना की, उसके बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। अरब ममालिक में इस तरह के मनाजिर उस तरह कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? ये एक मेरे ख्याल में मैं वही कह रहा था ना कि इस वक्त जितने जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है लोगों का, ये जो गुस्सा है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और दूसरे कुछ ममालिक में ज़रूर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन शायद उनका इतना मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं है। तो उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि जो आप मुस्लिम ममालिक में, आप ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक में देखें तो वहाँ पे मोनार्कीज़ हैं,
और वहां पर शायद एहतजाज का हक उस तरह से लोगों या न दिया जाता, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहां पर लोग खुल के अपना वो इजहार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि जो अरब के अवाम हो या बाकी मुस्लिम दुनिया हो, फ़लस्तीन के हवाले से मेरे ख्याल में उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है। वो कोई भी इसराइल को उस तरीके से उसकी जारियत को तस्लीम नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, अरब कंट्रीज़ के हैं, हाल ही में हमने देखा कि शायद वो इसराइल को कुछ ने तो तस्लीम भी किया और कुछ वो तस्लीम करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो अवाम है वहाँ की वो इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं करती। और इस जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि वो तमाम जो भी प्लान था वो शायद अब उस पर मुतासिर हुआ। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो एक साल के कम अरसे में जितने ममालिक ने वो तस्लीम किया या उस तरफ गए या एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने वो दिलों में रखा उन्होंने इसराइल के हवाले से, तो और अचानक एक साल के अंदर अंदर ये जो है वो मुकम्मल तौर पे ये वाली स्टोरी सामने आ गई, तो इखलाकी बुनियादें फिर हिल नहीं गई उनकी इस तरह के ममालिक की? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई क्विड प्रो करना ही है ना, कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम ही करना है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने हैं, तो जो सबकी बार्गेनिंग चिप है वो तो यही है कि आप फ़लस्तीन के लिए क्या करेंगे। अगर तो वो फ़लस्तीन के जो अवाम है और फ़लस्तीन की जो कॉज है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो दो रियासती हल है उसको इसराइल अगर मान लेता है, फिर तो इसमें बात समझ आती है। लेकिन अगर इसराइल जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की कोई अग्रीमेंट नहीं करता या इस तरह की कोई शर्त नहीं मानता और बगैर उसके आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो ये मेरे ख्याल में फ़लस्तीनियों के साथ भी बहुत बड़ी आप आई शुड से कि गद्दारी होगी। क्योंकि अगर आप ये मत भूलें कि OIC का जो क़याम था वो तो आया ही बुनियादी तौर पर मसला फ़लस्तीन की वजह से था कि जब मस्जिद अक्सा में वो आग लगने का वाक़या हुआ तो उसके बाद ये सारा सिलसिला चला। और अगर आप उसी अपना जो बुनियादी प्रिंसिपल है उससे पीछे हट जाएंगे तो फिर आपकी क्या इखलाकी जो जुर्रत है या इखलाकी जो मयार है वो रह जाएगा। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि जो भी हुक्मरान है मुस्लिम दुनिया के जो मर्जी करते रहें, लेकिन जो अवाम का वहाँ पर दबाव है, अवाम कभी भी इस तरह के यकतरफा फैसले को नहीं मानेंगे। और ये जो अभी कुछ हुआ है शायद उस बात को एक दफ़ा फिर उस पर मोर साबित कर दिया है कि इसराइल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक कोई पायदार अमन नहीं होता, जब तक टू स्टेट सोल्यूशन वहाँ पर नहीं आता, जब तक जो प्री 1967 बॉर्डर जो पाकिस्तान भी कहता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी हैं, ईस्ट जेरूसलम है जो फ़लस्तीन की जो रियासत है मुस्तकबिल की, उसका कैपिटल नहीं बन जाता, रेफ्यूजीज़ को वापस नहीं आने दिया जाता, मेरे ख्याल में उससे कम पर किसी भी मुल्क को, किसी भी मुस्लिम मुल्क को इस बात पे एग्री नहीं करना चाहिए कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो मामूल पर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ आप थे और वो बता रहे थे कि मगरिब के हवाले से पर्टिकुलरली उन्होंने ये उनकी बातों से मैंने यही अख़ज़ किया कि इज्तमाई शऊर जो होता है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। वो रियासती पॉलिसियाँ अपनी जगह पे, लेकिन इज्तमाई शऊर क्या फ़ैसला कर रहा है वो हमें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से जिस तरीके से एहतजाजी वो जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में। और इस वक्त हम एक मेरे ख्याल में ब्रेक लेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट से, लेकिन अभी लेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क की तरक्की की राह हमवार करने के लिए माशरे का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौमें जिन्होंने तालीम पर तवज्जो दी है उन्होंने दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा कामयाबियाँ अपने नाम की हैं, अपने म्यारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है। मगर पूरे माशरे को पढ़ा लिखा बनाना हुकूमत समेत लोगों का अपने तहत आप यानी गरीब मस्कीन मगर होनहार बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कौम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने माशरे की बहबूद का अज़्म कर रखा है और कम वसीला लेकिन बासलाहियत तालिब इल्मों को तालीम के लिए जो है वो साजगार माहौल उन्होंने फराम किया है और इसके अलावा वो बासलाहियत तालिब इल्मों को तालीम देने के लिए कोशां हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद इरशाद सूफ़ी साहब, जिनका मिशन है कि तालीम के शोबे में वसाइल की जो कमी है, जो कमी पैदा होती है, जिसके ज़रिए जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेसिक एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं, वो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये सहाफ़त से आप फलाही कामों की तरफ कैसे आए, ये ख्याल कैसे आया?
बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सहाफ़त से आने का ख्याल कुछ यूँ आया कि कारवाने इल्म फाउंडेशन जो है ये एक पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ मौकर जरीदा है, उसी का इनिशिएटिव है और उसके रूए रवा हैं डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी जी। बिल्कुल, ये खुद अलीगढ़ से स्कॉलरशिप पे पढ़े थे और तहरीक पाकिस्तान में एज ए नौजवान इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर प्राइमरी स्कूल टीचर रहे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, फिर पीएचडी पर ये जर्मनी से पीएचडी करके आए थे स्कॉलरशिप पे। अच्छा, तो ये मामूल में हम अपने ऑफिस में थे तो एक ख़बर की नज़र हमारे से गुजरी, 2002 की बात है कि लाहौर में एक स्टूडेंट्स थी सादिया मुगल। उसने 850 में से 810 नंबर लिए थे मैट्रिक में। अब खैर इससे भी ज़्यादा आते हैं। तो ख़बर ये थी कि उसे लाहौर के कॉलेज में एडमिशन में मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो वो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे पंजाब के 8 तालीमी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को बुलवाया। अच्छा, यही टर्निंग पॉइंट था। अब लाहौर बोर्ड में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया था उसकी गुर्बत का ये हाल था कि हमारी तकरीब में आने के लिए वो दीपालपुर के एक नवाही गांव से था। अच्छा। तो उसने मट्टी ढोई ट्राली के अंदर मजदूरी की, 150 रुपया लिया और हमारी उस तकरीब में आया। इसी तरह मुल्तान बोर्ड में 2002 में जिस बच्चे ने टॉप किया था वो 1.5 मरले के घर में रहता था और 9 अफराद थे और वो घर में नहीं पढ़ता था। स्कूल के बाद शाम में जब तक सनलाइट रहती थी वो स्कूल के ही जो ग्राउंड है वहाँ बैठ के पढ़ता था और उसने मुल्तान बोर्ड टॉप किया। अच्छा, इन बच्चों की आपने हेल्प की? नहीं, मैं आगाज की बात कर रहा हूँ। हमने तो अपने के स्टार्ट हुआ कैसे कि उर्दू डाइजेस्ट के प्लेटफॉर्म से हमने इनको लाहौर मधु किया था 2002 में। मैं फिर इनके यहाँ चला गया, स्टोरीज की टाइटल स्टोरीज लगी। इन बच्चों के हालात वाक़यात ऐसे थे कि खुद इनका आज़म था, इनके पेरेंट्स की कोशिश थी, टीचर्स की कंट्रीब्यूशन थी, सोसाइटी का बड़ा पॉजिटिव एक एलिमेंट्स थे जो हमें सामने आए। मैंने 1-2 स्टोरीज की तो लोगों की तरफ से आया कि इनके लिए कुछ करें। फिर हमने एक इंडिपेंडेंट एनजीओ बना ली कारवाने इल्म फाउंडेशन के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये पहली एनजीओ है जो आप भी मीडिया से हैं, मैं भी कलम का मजदूर हूँ, कि जो मीडिया के लोगों ने, ये अहले कलम ने बनाई। तो इसके ऑफिस बेयरर्स में भी सारे ज़्यादा लोग मीडिया के नामवर लोग थे, अहले कलम थे, मतलब अदीब थे, एजुकेशनिस्ट थे और स्टिल है। तो ये जी जो मेरी ज़ात के हद तक तो वो ग्रेजुअली बस फिर स्विच कर गया, ये क्योंकि नाम रखा, इसको बनाया, अब 18 साल से इस काम को लेके जा रहा हूँ। तो जो सहाफ़ती करियर है वो ग्रेजुअली पीछे चला गया। ये बताएं कि वैसे तो ये बड़ी सब्जेक्टिव बात होती है ना कि मैं ये कहूँ कि कारवाने इल्म का क्या कंट्रीब्यूशन, वो तो हो सकता है कि किसी एक बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इतना सब्जेक्टिव सी बात है ना, हम उसको नहीं कर सकते, उसका वेट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा काम है। लेकिन जनरली स्टैटिस्टिक्स अगर आप कोई शेयर करना चाहें किस हद तक अब तक हम 7102 का फिगर है आज जब मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ स्कॉलरशिप्स का। और डिसिप्लिन्स ये हैं कि सारे मेडिकल की लाइनें हैं, MBBS एक्सेल करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। सर, अगर वज़ाइफ की बात की जाए जो आप स्टूडेंट्स को देते हैं, एक तो क्राइटेरिया होता है, डेफिनेटली मार्क्स का होता है, उसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मेक श्योर करते हैं? ये एक्सेल करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। सर, अगर वज़ाइफ की बात की जाए जो आप स्टूडेंट्स को देते हैं, एक तो क्राइटेरिया होता है, डेफिनेटली मार्क्स का होता है, उसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मेक श्योर करते हैं उसके बाद बच्चे को वजीफा दिया जाता है? देखिए है ना, नीडी बट ब्रिलियंट, ये एक मेरिट है। और अब तो मैकेनिज्म बन गया है, पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नहीं जहां हमारा कारवाने इल्म के तावन से 1 या 10 या 50 100 बच्चा ना पढ़ रहा हो। करंटली एक मैकेनिज्म बन गया है। तो वो एक तो ये कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें बच्चे की तस्दीक भी हो जाती है, तहकीक भी हो जाती है कि वो ज़रूरतमंद है। तो ठीक है, फिर हम उसको स्कॉलरशिप जारी कर देते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उस तरह से स्कूल ही नहीं जा रहे। जी हाँ, आप तक का तो ये है ना कि नीडी बट यानी बासलाहियत हो। लेकिन अच्छा ये बताइए कि कभी उस एरिया की तरफ भी आपने गो कि ये बहुत बड़े एरियाज हैं, मतलब ऑलरेडी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं इसी पे कर लें, बहुत बड़ी बात। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कभी वो आपके जहन में रहा है कि मतलब जो बच्चे स्कूल सिरे से ही नहीं जा रहे? वो कार सब पॉकेट्स हैं। मैं क्योंकि 18 साल से
पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूव कर रहा हूँ, रूरल एरिया में भी, बहुत पसमानदा में भी, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जाना ना होता। ये जो मैट्रिक से पहले प्राइमरी एजुकेशन है, ये आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मैं भी स्पेसिफिक एरियाज़ के नाम नहीं लेता, गो मेरे पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे लिए अभी इसीलिए मुमकिन नहीं कि वसाइल महदूद हैं। कारवानी इल्म फाउंडेशन के दिल चाहता है, कुछ एनजीओज ने काम किया है। सूफी साहब, बात ये है, मैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब अप्रिशिएट इस सवाल से करना चाहूँगा कि अगर आप जैसी एनजीओज जो हैं, कारवानी इल्म फाउंडेशन है, इस तरह बहुत सारी हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन को निकाल दिया जाए तो यकीन करिए कि बड़ी खौफनाक तस्वीर सामने आती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये ऐसा टॉपिक है कि दिल करता है कि आप इस पर दिल खोल के बातें करें और आप लोगों को बताएं ताकि जो तक देख रहे हैं वो भी एजुकेट हो सके, घर बैठ के आपके मोटिव और मिशन को समझ सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला और स्टूडियो में ज्वाइन किया। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया बदल रही है, कागजी नोटों की जगह डिजिटल करेंसी ले रही है और इस वक्त तमाम तर जो फोकस है वो डिजिटल करेंसी की तरफ है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को खासा प्रमोट कर रहे हैं, मगर एक सादा आदमी जो है उसको नहीं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। आज हम बात करेंगे वकार ज़का से, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट भी उनको कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अब एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले हमें ये बताइए, हम आम आदमी हैं, हमें नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, सादा अल्फाज में प्लीज समझा दें कि ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एक्सप्रेस के व्यूअर्स को। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि हाउस वाइफ को भी समझ आए, एक आम इंसान को भी समझ आए, जिसको कुछ नहीं समझ आता। तो मैं आपसे चीजें पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि मुझे पता टाइम बड़ा कम होता है आप लोगों के पास। जी जी। अच्छा, आपने ये बताएं कि पहले होता था, सबसे पहले जब कुछ भी नहीं होता था तो आप लेन देन का काम कैसे करते थे? बार्टर सिस्टम होता था, कभी कोई चीज मेरे पास है, कभी उसका आटा दे देते थे तो कोई और चीज मिल जाती थी। और उसके बाद जो गोल्ड आया वो गोल्ड कॉल लेकर आया। बिल्कुल। नहीं कॉल, अच्छा आप लोग वाले स्टूडेंट कहते जी बिल्कुल ठीक हो गया, मैं कह रहा हूँ कॉल लेकर आया गोल्ड। मतलब स्टेट लेवल पे डिफरेंट, यानी गोल्ड ताजिर लेके आया था। नहीं, कोई ताजिर कोई भी नहीं, एक बंदे ने आके बोला भाई मैं गाय देके बकरी नहीं लूंगा। ठीक है। भाई ये बीच में कोई कम्युनिटी रखो, कोई मजहब नहीं लाया, कोई हुकूमत नहीं लाई। जब गोल्ड लोगों के पास एक चमकते हुए पत्थर पे लोगों का यकीन बनने लग गया। ये इसी तरह है ना? बिल्कुल इसी तरह है। गोल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि सबका बिलीव है कि भाई ठीक है यार, अगर एक्सप्रेस का एक कार्ड देके हमें कुछ मिल सकता है तो हम एक्सप्रेस के कार्ड को गोल्ड मान लेंगे। लोगों को यकीन बनता क्या? फिर उसके बाद हुकूमतें आई, हुकूमतों ने बोला भाई इनका गोल्ड हम कैसे लें, इनका गोल्ड तो हमें चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर करेंसी निकाल दी और पेपर करेंसी निकाल के बोला कि गोल्ड हमें दे दो, जितना हमारे पास गोल्ड है इतनी ही पेपर करेंसी है। हालांकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस वक्त दुनिया के जितने बैंक्स हैं उनके पास कोई ऐसी करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं है, वो प्रिंटर लगा हुआ है और छापे जा रहे हैं। इसी वजह से महंगाई बढ़ती है क्योंकि उनकी मर्जी है। और आपकी हमारी तनख्वाह जितनी भी हो, जिंदगी में हम जितने भी पैसे कमाए, आपको याद होगा 2008 में आया रिसेशन, सबकी नौकरियां खराब होना शुरू, सबने कहा यार हम तो काम ठीक कर रहे थे, हमारा काम खराब कैसे हो गया? भाई मैं तो, आप भी अपना काम ठीक कर रहे थे, क्योंकि हुकूमतों ने गलत फैसले किए। और उसके बाद जो है लोगों ने कहा जो गोल्ड में सिफात थी हमें यार वही चाहिए कि हुकूमत मॉनिटर तो करे कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो मुझे कभी भी नौकरी से निकाल दे अपने फैसले गलत होने की वजह से। तो इंटरनेट की दुनिया में 2008 में ये सोचकर के गोल्ड की टेक्नोलॉजी और गोल्ड के पीछे जो माइंडसेट है वो लेकर हम कुछ ऐसा क्रिएट करें कि मुझे अगर आपको पैसे देने हैं तो मुझे वेस्टर्न यूनियन या कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत ना पड़े। क्यों? अब बात आती है कि भाई अगर मैंने आपको डायरेक्ट पैसे देने हैं तो इसमें तो बड़ा एक मसला आ जाएगा कि बीच में वैलिडेट कौन करेगा कि ये असली नोट है नकली नोट है। और फिर इसके बाद ट्रांसफर करने में तो फिर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकता है, टेरर फाइनेंसिंग भी कर सकता है, इस किस्म के बहुत सारे शक व शुबात आए। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ऐसे समझें कि वो बैंक है
वो आपके लिए ऐसा बंदा है जो बीच में पेमेंट ट्रांसफर मेथड का काम भी कर रहा है। अच्छा, आसान लफ्जों में ऐसे समझे, बिटकॉइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी जो है वो तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसको थर्ड पार्टी चाहिए, है ना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इंटरनेट की दुनिया में जिसकी वैल्यू पे लोगों ने उसी तरह यकीन किया जैसे गोल्ड के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया था। तो गोल्ड के ऊपर जैसे यकीन कर रहे थे तो किसी का कंट्रोल नहीं था। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये समझने में थोड़ा एक जरा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग रेडी नहीं है। क्योंकि जिम में आप पहले दिन जाते हैं, जिम में जब आप पहले दिन जाते हैं तो 100 kg का वेट नहीं उठाते, तो इसलिए दिमाग रेडी नहीं है चीजों की, कभी देखा ही नहीं। हमने तो देखा है भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस, गाड़ी का बिजनेस, तो हम कहते हैं यार ये तो कोई ड्रामा ही होगा, इसका कोई हिस्सी वजूद नहीं है। इसके लिए जो है ना हमें लाजमी तौर पर टेंजिबल होना चाहिए, नजर आना चाहिए। उसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा कहा कि भाई कोई हुकूमत का तो बैकअप आ जाए इस पे। तो आजकल लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं, क्रिप्टो तो बाद में समझे, पहले ये समझे अगर कोई कहता है कि वकार ज़का कहता है मुझे अपने पैसे दे दें, मैं आपके लिए बिटकॉइन देता हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, स्कैम, सबसे बड़ा स्कैमर वो है। और इंटरनेट की दुनिया में आपके पैसा गया, वकार ज़का ले गया तो आप वापस नहीं ला सकते, ना FBI ला सकता है ना FIA ला सकता है। इसी तरह जो है आप ये देखिए कि अगर कोई बंदा कहता है मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मेरा कॉइन वकार कॉइन है और इसके अंदर एक और बंदा लेकर आओ, पिरामिड स्कीम है, तुम अपने रिश्तेदार को भी 100% क्रिप्टो में सीखना है और सीखने का बड़ा आसान तरीका है, YouTube पे वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो इस वक्त है $100, $500, मतलब सबसे सस्ता कोर्स है वो $100 का है। तो 4-5 साल इसमें रहने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे मुल्क कौम के लिए सस्ती तरीन चीज करके देनी है, तो पहले फ्री सिखाना शुरू किया। YouTube पे फ्री कोर्स भी मौजूद हैं इसके हवाले से, मतलब YouTube फ्री कोर्स है, लेकिन मसला ये होता है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, जब तक हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे ना, पैसे के ऊपर ट्रस्ट नहीं बंदा कर सकता कि यार मैं पैसा इतना ज्यादा यहाँ क्यों। तो उसके लिए जो ऑनलाइन हमने एक तरतीब दिया कि भाई दुनिया में जो $100 की चीज है वो हम $10 में दे देते हैं। अच्छा। आप दोनों को भी मैं वेलकम करता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे आइएगा मेरे पास, और मैं आप पूरी टीम को, एक्सप्रेस की पूरी टीम को बिटकॉइन और ये चीजें समझाऊंगा, फिर आपने बताना है। वकार ज़का साहब बात किया है कि ये जो मौजू है मेरे ख्याल में इसमें बड़ी तफसील से बात हो सकती है और अभी बड़ी एक तशनगी है। लेकिन आप ये बताइएगा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जिस तरह हमारे कर्जे हैं और पाकिस्तान की जो भी मौशी सूरत हाल है उसको अगर मद्देनजर रखें तो ये करेंसी मतलब किस हद तक मुआविन साबित हो सकती है, या इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, या इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? जी देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या लीगल है या इलीगल है। लीगल इलीगल की चीज हमने क्लियर कर दी थी कि मैं खुद अदालत गया बगैर वकील के सिंध हाई कोर्ट में केस करने के बाद ऑनरेबल हमारे जस्टिस जो है उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि स्टेट बैंक ने कभी इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी आज खरीदते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे खरीदते हैं, स्टेट बैंक की इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक ये कहता है कि ठीक है जी आप खरीद रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ये अगर कहा जाए कि जी हमने FBR में डिक्लेयर नहीं करना, ये गलत तरीका है। अगर आपने कभी बिटकॉइन खरीदा है, कोई ट्रेडिंग की है, आप FBR में उसे डिक्लेयर जरूर करें। अब ये मुल्क का कर्जा कैसे उतारेगी, ये जो बड़ी बड़ी बातें बाज दफा लोग कहते हैं वकार ज़का साहब करते हैं, तो उसे साबित भी करें। साबित का बड़ा आसान तरीका है। पहली चीज ये कि हमने पाकिस्तान के लिए उसकी पहली क्रिप्टो एक NID यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर बनाई हुई है, उसका नाम है TenUp.io। उसके थ्रू मैं कहता हूं कि मिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे। अगर इमरान खान बोलेंगे, उसकी एग्जांपल है वेनेजुएला ने अपनी क्रिप्टो करेंसी अभी सिर्फ अनाउंस की थी, $735 मिलियन एक दिन में आए। दूसरी चीज आप गूगल पे लिखिएगा चाइना बिटकॉइन माइनिंग, इस वक्त चाइना और ईरान में जंग चल रही है कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन कौन सी हुकूमत एक्वायर करेगी, क्योंकि जैसे पहले गोल्ड जिस हुकूमत के पास सबसे ज्यादा होता था वो अमीर तरीन होती थी, इस तरह चाइना अब होता जा रहा है। इस तरह KP के गवर्नमेंट जो है उसके साथ मिलकर हम लोग हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग मशीनें लगवाने के लिए दुनिया भर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ आए। और यहाँ पाकिस्तान एक ऐसी नेमत है अल्लाह की कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगाया जा सकता है हाइड्रो पावर के थ्रू जिसमें एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे ना सिर्फ KP गवर्नमेंट की जमीन की वैल्यू बढ़ेगी बल्कि वेस्टर्न ममालिक भी आके यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपसे हम इस मौजू पे बात करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही वसी मौजू है और मैं तो समझता हूँ चले वो यूट्यूब वाली बात जिस तरह कर रहे थे और दूसरे कोर्सेज वाली बात कर रहे थे, आप ही कंप्यूटर रख लेते हैं और मतलब हर कुछ बहुत अच्छा वजाहत किया है आपने। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें नफ्सियात का बड़ा अमल दखल है कि ट्रस्ट जो है और एतमाद साजी और ये तमाम जो है वो बेसिक चीज है, दैट इज द मेन की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब, आपने हमें टाइम दिया। अभी यहाँ वक्त हुएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट की, जो कि अमेरिका में मुकीम है, और उन्होंने चंद रोज कबल सूफी सिंगर आबदा परवीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए सबसे मुनफरिद इनोवेटिव अंदाज अपनाया। जी हाँ, मेकअप आर्टिस्ट इज्जत बीबी ने अपने बाकमाल सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को हूबहू सूफी सिंगर आबदा परवीन में तब्दील कर दिया। इज्जत बीबी इसके अलावा मलका तरन्नुम नूरजहां समेत कई नामवर शख्सियात का जो है वो रूप धार चुकी हैं और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा कर चुकी हैं। इज्जत बीबी इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आइडिया कैसे आया और ये सब कैसे थी हैं। अस्सलाम वालेकुम इज्जत बीबी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो इज्जत हमें ये बताएं कि ट्रांसफॉर्मेशन का ख्याल कैसे आया, ये आइडिया कहाँ से आया? मैं उर्दू में थोड़ी सी बात कर सकती हूँ, इतनी अच्छी तरह नहीं तो मैं कोई मसला नहीं। चले, कोई बात नहीं है। Okay, so I wanted to do a tribute to Pakistan's like fashion industry from the 1940s till now. But in February, March was coming and the Aurat March was coming around, so I wanted to इज्जत बीबी, आपने उर्दू में बात जब शुरू की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आपने बहुत अच्छी उर्दू बोली थी। मैं तो समझती हूँ हमसे ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो उर्दू में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ सकेंगे। मेरी उर्दू बहुत कमजोर है, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश कर सकती हैं। जी अच्छा, ठीक है। मार्च में औरत मार्च आ रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान की औरत लोगों का I can't do Urdu. My Urdu is very bad. That's completely fine. All right. Okay. Yeah. So I wanted to give a tribute to the Pakistani women in each decade, from like Fatima Jinnah, from Rana Liaquat Ali Khan to all the musicians in the 70s and 80s. I feel like each person in women leadership in Pakistan, they actually carried the fashion industry at that time too, with the way they dressed and the way they carried themselves. They were not just like, leading the country, but they were also like very fashionable. So I wanted to kind of learn about them. Yeah. So I chose a few people from each decade and I wanted to like kind of give them a tribute. इज्जत बीबी, ये बताइएगा कि जो आबदा परवीन का गेटअप है, उस पे कितना वक्त लगा आपको? आबदा परवीन, मेरी बाल बहुत शॉर्ट है, तो मैंने विग्स अमेज़न से खरीदी थी, इसलिए इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेकअप नहीं पहनती, बहुत सिंपल सी। हाँ, she's very, very simple, so she doesn't wear a lot of makeup. So it was very easy to do her look, her makeup, because she doesn't wear a lot of makeup at all. So the hair, I just, put extensions in and I kind of made it really big. Also, she's very, very simple. She just wears button-down shalwar kameez, and the shawl she wears is Sindhi. So, like, it was very, very simple to do that look, actually. But it was really cool to see myself transform, जब मैं mirror में देखती थी तो बहुत surprise होती थी खुद. So it was very, very surprising and shocking to see myself transform into these people because they were so powerful, and it was very hard. आबदा परवीन का गेटअप और वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने कोई कोशिश की थी आबदा परवीन, शीशे के सामने आबदा परवीन की तरह गाने की और कुछ इस तरह को? हाँ, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने टिकटॉक पर अपनी लिप सिंक की थी मैंने। अच्छा ठीक है इज्जत, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई भी चेहरा जो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या एक स्पेसिफिक फेस कट होता है, चिजल्ड जॉ लाइन होती है, हॉलो चीक्स होती है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ऐसे फीचर्स हैं जिनका होना जरूरी है? So the person that I really transformed into was like Musarrat Nazir, because I feel like my face is very similar to her. It was very, very easy to transform into her. The other person that was really Reshma was another person that was very, very easy to transform into because when she was younger, she looked very, very similar to me. The hardest person I would say would be Abda Parveen, I think, because like she's very strong and she's very like simple, and you know what I mean, her presence. So like I would try to capture them by their essence, the way like I would pose for the picture. I would find a picture और मैं उनकी imitate करती थी और बहुत सारी पिक्चर निकालती थी और जो उनकी तरह दिखती थी वही पोस्ट करती थी। जी बिल्कुल। मैडम का जो मलका तरन्नुम नूरजहां है, का भी उन्होंने गेटअप किया, उनका भी गेटअप आपने किया?
Yes, for her, she wears a lot of makeup, and now she wears beautiful makeup, smoky eye. She contoured her face a lot. She has really like high cheekbones and full lips. So with that one, it took a while to get to her look, because even her hair, the hair was the hardest part, because you know, she wore it so elegantly with like the bun and the curls, and even the jewelry, the way she carried her sari. That took like 5 hours to do that look. So that was so much fun too. I was really scared to post it first, because I was like, she's gonna be so hard to do, because everybody was asking, you know, to like do her look. So I was really scared, because I was like, I'm gonna fail it. She's so amazing. She's a legend. They're all iconic women. So with her, definitely like contouring helped. The smoky eye really helped. The lipstick and the silk sari, the satin sari that she wore, the green one, and the flowers and everything else, that really helped. Thank you इज़्ज़त बीबी। मुझे आखिर पे हम चाहेंगे कि ये उर्दू में ही हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम दे दें। इज़्ज़त उर्दू में पैगाम दे दें। Oh my God, सब लोग घर पर मेरे मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मेरे नहीं मजाक नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। You look cute. Thank you so much. आप लोगों ने मुझे आप एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत शुक्रिया इज़्ज़त बीबी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बात ये है, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त बीबी। इस साल मेरा दिल दोबारा मैं हिरामोश ट्रैक करूं, और उसकी वजह यह है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में एक ट्रैक, जो हॉट ट्रैक बड़े ट्रैक्स हैं, कोई एक बड़ा ट्रैक कर लें, तो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसा बंदा ये समझता है कि 3-4 महीने जो आगे हैं कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बंदा ये समझता है कि रोजाना करनी चाहिए, रोजाना करनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज जो है वो तो करनी ही चाहिए। फिर कार्डियो है, बहुत आसान है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो चलते हैं खुशी बट की तरफ कि आज क्या बता रही हैं हमें। थैंक यू सो मच। मैं आपको आज लेग्स की एक्सरसाइज बताऊंगी और व्यूअर्स को डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी जो इजी भी होंगी और घर पे इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट आपने 2 एक्सरसाइज इकट्ठी करनी है। लेग्स वाइड करने हैं, टोज बाहर पॉइंट करने हैं, जैसे बैठना है। ओपन अप योर नीज एंड स्टैंड अप एंड क्रॉस, स्विच टू लंज पोजिशन, देन अदर साइड, देन सुमो स्क्वाट, देन स्विच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड देन स्क्वाट। आपने जैसे बैठना है, ब्रीद इन करना है, खड़े होना है, ब्रीद आउट करना है। सेम गोज विद द लंजेस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज इज वेरी इजी। आपने ये आपके लैटरल पार्ट्स को हिट करेगा। ओके, लेग्स वाइड, ब्रीद इन, हिप्स टाइट, स्टमक टाइट एज यू स्टैंड अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Third one is on the floor. Okay, feet, toes को उठाना है आपने, ऊपर ले जाना है, hips को और hips tight करने हैं, breathe in, breathe out करना है। या without weights भी कर सकते हैं अगर आप beginner हैं, और single leg भी कर सकते हैं। 10 each side. Okay. The last one is same on the floor, knees wide, feet together, lean forward, stretch your hips back. ये बहुत easy exercise है। आपने सिर्फ आगे झुकना है, back straight रखनी है, breathe in करना है, और जब उठना है और breathe out। बहुत easy exercise हैं जो आप घर पे easily कर सकते हो, और ये एक्सरसाइज आपने एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक हिट करने हैं अपने लेग्स, और प्रैक्टिस करते हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना आप स्ट्रेस देंगे लेग्स पे, जिस मसल पे स्ट्रेस देंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। सी यू गाइस सून, टेक केयर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खुशी, बट मैं तो हरामोशी जाऊंगा, मैं भी ट्रैक ही करूंगा। मैं तो जिम जाऊंगी, या फिर ये जो खुशी एक्सरसाइजेस बताई हैं इनको घर पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आपके लिए जिस तरह की ये मोटिवेशन दरकार होती है ना, वो मैं कहता हूँ मुझसे ना 2 या 3 महीने बाद मुझसे कोई बड़ा पहाड़ कोई ट्रैक करवा लें, और इंटरेस्ट की बात है ना, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वो एक्चुअली आपने अगर कोई बड़ा ट्रैक करना भी होता है, और बहुत बड़े अच्छे ट्रैक्स हैं, और ये आप अपने जहन में ये चीज़ बिठा लीजिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए कि साल में मुझे 2 बड़े ट्रैक्स करने हैं। और अगर आपके इसमें 2 तरह के ट्रैक्स हैं ना, एक तो है ना कि लश ग्रीन पानी और इस तरह का
अच्छे से ट्रैक। गिलगित बल्तिस्तान में जो है सीनिक ब्यूटी, गिलगित बल्तिस्तान में 2 तरह के ट्रैक्स हैं। एक तो ये है जिस तरह राकापोशी का ट्रैक है, बेस कैंप का, हिरामोश बेस कैंप का ट्रैक है। इस तरह रगिड माउंटेन्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये है कि बहुत सारे मुश्किल ट्रैक्स भी हैं जहाँ पे कोई सब्जा नहीं होता, कोई किसी तरह का, वो ज्यादा बेहतर है, आपकी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है। आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि छुट्टियों में हम आप स्टार्ट करेंगी उससे लश्करीन और पानी वाले से, और उसके बाद आप और आपकी गाइडलाइंस लेते रहूंगी ताकि आइडिया, और फैमिली के साथ इसका मतलब ट्रैवल करना चाहिए छुट्टियों में। एग्जैक्टली। ऑलराइट जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है यहाँ पर खत्म। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपके लिए बहुत जबरदस्त शो लेकर आएंगे, लेकिन अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और वकार अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।